आज हम करेंगे व्हाट इज नोन एज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, बायट सर्वट लॉ अब तक कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम रिकैप में देखें, हमने बायट सर्वट लॉ से क्या निकाला था? हमने निकाला था व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या आया था? इट वाज इक्वल टू, याद है कि नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, 4 पाई को 4 0 लिख दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल। हाँ, आई के ऊपर तो नहीं होगा, सो डीएल और फिर आई क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये था बायट सर्वट लॉ। और इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को देखें तो मैग्नीट्यूड हो जाता था म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, इंटीग्रल, एंड दिस यूज्ड टू बी आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे होता था आर क्यूब, सो ये आर स्क्वायर होता था। फिर इसको हमने एक्सटेंड किया किसमें बेटा? इसको हमने एक्सटेंड किया एक सर्कुलर लूप में, और सर्कुलर लूप में हमने दो जगह पे, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल देखा, करंट कैरिंग, है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पे हमने दो जगह पे चेक किया था। कहाँ कहाँ चेक किया था याद करो? नंबर 1 सेंटर पे चेक किया था, और दूसरा सेंटर पे हमें कितना मिला था? सेंटर में हमें बी मिला था। अगर एन नंबर ऑफ कॉइल्स होता है तो मोनी बोला था ना आपको, म्यू नॉट, ओके, एन, उसके बाद आई करंट आता है, और नीचे क्या होता है? नीचे होता है हमारा 2R, करेक्ट? यही था ना जी। अच्छा, और कहाँ पे देखा था बेटा? और देखा था एक्सिस पे। एक्सिस पे बी की वैल्यू क्या हो जाती है? बी की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है किसकी? कहानी खत्म हो जाती है बायट सर्वट लॉ की। ठीक है, बायट सर्वट लॉ। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। और ये बहुत कुछ गॉस लॉ के जैसा मिलेगा। जैसे गॉस लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ काम करते थे, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करेंगे। गॉस लॉ में हम चार्जेस के साथ काम करते थे, यहाँ पे हम करंट के साथ काम करेंगे। जरा कुछ कुछ बातें सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है? चार्जेस पैदा करता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है? पूरी कहानी कहां से जा रही है? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से, कि कोई वायर है और वायर क्या करेगा? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। तो पूरी स्टोरी कहां से जा रही है? करंट कैरिंग वायर से जा रही है। आर यू क्लियर विथ मी? तो यहाँ पे करंट का काम रहेगा। गॉस लॉ में एक एप्सिलॉन नॉट होता था, वो होता था, क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे म्यू नॉट आएगा वैसे ही। ठीक है, तो यहां पे आज हम देखेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। इसकी कोई प्रूफ आपको नहीं पूछेगा कोई, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, इस चीज को एसीएल भी बोलते हैं। इसका प्रूफ नहीं है, पर इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ है क्या? ठीक है, चलें जी सर। बेसिकली एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ कुछ और नहीं बेटा, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड भाई साहब, किस चीज का ऑल्टरनेट मेथड है? ऑल्टरनेट मेथड है टू डिटरमाइन, वही काम करना है जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है, टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो हम बोलेंगे भाई साहब इसके लिए तो बायट सर्वट लॉ का हो ही चुका था, फिर इसको देखने की क्या जरूरत है? तो ये या तो आपकी जिंदगी आसान बनाएगा या फिर आपकी जिंदगी को मुश्किल करेगा, दो में से एक। ठीक है ना? इट इज डन फॉर एंड इट्स एन ऑल्टरनेट मेथड। तो इस ऑल्टरनेट मेथड के लिए आपका बेसिक मेथड क्या है? जब हम ऑल्टरनेट मेथड कहते हैं तो ये याद रखिएगा, एक बेसिक मेथड भी है, बेसिक मेथड। और बेसिक मेथड आप अब तक पढ़ चुके हो, जो कि है बायट सर्वट लॉ। वहां भी प्रूफ नहीं देखते थे, यहां भी प्रूफ नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर? इतना सा पल्ले पड़ रहा है सब कुछ? आ जाओ। हाँ जी सर। अब थोड़ा
अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब जरा देखिए, बुक वगैरह के जो डेफिनेशन डिराइवेशंस रहेगा या बुक में इस चीज को जैसे बताते हैं ना, वो लोग एक सिंगल करंट लेके बताते हैं, पर हम आपको 2 करंट कैरिंग वायर लेके समझाएंगे, ये ज्यादा इजी होगा आपको समझना। मान लो हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर है और दोनों इस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। कैसे हैं? अंदर जा रहे हैं, ठीक है। एक से करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, एक से करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है। क्लियर? समझ में आया? तो हमने यहाँ पे 2 करंट कैरिंग वायर लिए। एक से कैसा है, इसमें हमने ऐसा क्रॉस मार दिया, ये वायर अंदर की तरफ करंट लेके जा रहा है। समझ में आया? जी। इस करंट को हमने नाम दिया I1, और यहीं पे एक और वायर हमने रखा जहां से करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये है I2। तो ये I1 और I2 भाई साहब है क्या? तो हम लिखेंगे 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन किसका है? करंट का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन के बारे में बोल रहे हैं। ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। मेरे लिए बोर्ड है, आपके लिए पेपर है, एक ही बात है, ठीक है ना? ठीक है, दोनों करंट ऐसे जा रहा है। तो यहां हमें क्या करना है, और हमने एक पॉइंट लेना है बेटा, और वो पॉइंट कहां है? हम कहते हैं हमारा पॉइंट कुछ यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, और P पॉइंट पे बेसिकली हमें डिटरमाइन करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 वायर्स। ये 2 वायर भी एक करंट लेके जाएगी, तो इस P पॉइंट पे कितना करंट जाएगा, यही हमें डिटरमाइन करना है। क्लियर बेटो? यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, याद है गॉस लॉ में हम क्या करते थे? गॉसियन सरफेस सोचते थे, गॉसियन सरफेस। एम्पियर के लॉ में एक एम्पियर का लूप देखेंगे, लूप, माइंड यू सर्कल नहीं, एक ऐसी लूप की सृष्टि कीजिए जो P पॉइंट से पास करे और जितना हो सके दोनों करंट को सिमेट्रिक करके क्लोज करे, मतलब एक सर्कुलर जैसा दोनों करंट को सिमेट्रिक करके एक लूप हमने लिया, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लूप, उसको कहते थे गॉसियन सरफेस, ये है एम्पियर्स लूप। अच्छा, यहां बड़ा ध्यान दीजिए, ये बेटा एक लूप है। लूप मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन एलिमेंट है। ये गॉसियन सरफेस में जैसे आप सरफेस एलिमेंट लेते थे, वो सरफेस होता था, ये लाइन एलिमेंट है। ये बेसिकली 1 डायमेंशनल चीज है बेटा। समझ में आ रहा है? इसको डिस्क मत समझ लेना, सुनो बेटो, इसको डिस्क मत समझ लो। ये एक धागा है जिसको आपने घुमाया है, और धागा खुल जाएगा तो वो एक लेंथ है जी, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में? अगर आपको, जैसे मैंने 2 करंट सोर्सेस लिए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, किताब में, प्रॉब्लम में, सब में एक ही करंट रहेगा। तो सर आप 2 करंट क्यों ले रहे हो? 2 करंट इसलिए ले रहे हैं कि समझना इजी रहेगा। 2 करंट हमने लिया, और 2 करंट बनाने के बाद हमने एक एम्पियर का लूप डाला, उस पॉइंट से पास करवाया जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको। क्लियर? इसके बाद ये हो गया आपका स्टेप 1। तो आप लिख लो स्टेप 1 इज conceptualize an Ampere's loop that passes through the point at which magnetic field is to be evaluated, and as far as possible let the loop be equidistant from the 2 current carrying wires, and remember it's a loop, it's a line element, ये 1D है, ठीक है? लाइन एलिमेंट। इन अदर सेंस इसको आप लिख सकते हो, इसमें बेसिकली हम लेंथ वेक्टर्स कंसीडर करेंगे। लेंथ वेक्टर, उस पे आप सरफेस वेक्टर कंसीडर करते थे, E.ds करते थे, यहां पे हम ds की जगह क्या करेंगे? dl करेंगे, ठीक है? यस। सो मेक ए लूप थ्रू द पॉइंट। सो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 बनाया आपने, एक लूप बनाया जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लूप, और इस लूप को क्या किया? P से पास करवाया, ठीक है? P से पास करवाया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में assign direction to the loop। अच्छा, यहां पे बात आती है, सर कैसा डायरेक्शन असाइन करें इस लूप को? 2 ही डायरेक्शन हो सकता है। लूप को एक डायरेक्शन देना है, तो लूप को क्या डायरेक्शन देंगे?
क्लॉकवाइज दे सकते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज दे सकते हैं। हाँ जी। अब ये किसकी मर्जी, ये आपकी मर्जी, तो यहां पे लिख लो योर चॉइस, योर चॉइस। अब बाद में बात करेंगे, ये चॉइस पे भी थोड़ा सा रोक टोक होगा, योर चॉइस। हम इस लूप को मान लो बेटा ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया हमने लूप को, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया। जी। अब ये लूप को जो डायरेक्शन असाइन करते हो ना, इसका एक ही काम है, ये एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे, वाई, ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ करंट। अच्छा, टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ द करंट का मतलब करंट प्लस है कि माइनस है, rather we'll write which current हमारे पास दो करंट है ना, which current is positive and which current is negative, कौन सा करंट पॉजिटिव है कौन सा करंट नेगेटिव है, ये असाइन करने के लिए। अच्छा बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जरा बोर्ड देखो, ये डायरेक्शन बताता है कि करंट अंदर जा रहा है, ये डायरेक्शन बताता है कि करंट बाहर आ रहा है, इससे आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं चलता है। दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब किसी एक करंट को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसको लेने के लिए हम लूप में डायरेक्शन देते हैं हमारी मर्जी से, हमने यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, तो क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ करंट। अब सवाल आता है, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, या बुक में जब आप देखोगे वहां पे एक ही करंट रहेगा, समझो संजीवनी, वहां पे एक ही करंट रहेगा, तो वहां तुम क्या करोगे, वहां तुम लूप का डायरेक्शन ऐसे दोगे कि वो करंट पॉजिटिव ही हो, समझ में आ रहा है। यहां पे दो करंट है तो ये जेनेरिक केस है, लेकिन अगर यहाँ पे एक करंट आता तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लूप को डायरेक्शन देते कि वो करंट पॉजिटिव ही हो, चाहे वो करंट बाहर आ रही हो या वो करंट अंदर जा रही हो। वो डायरेक्शन कैसे देते हैं, इस डायरेक्शन को हम देते हैं राइट हैंड थंब रूल से, पाम नहीं, हाँ बेटा थंब है, ये थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है, देखो 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 समझ लो, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि लूप के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करो, लूप के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करो, थंब जिस साइड में पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव करंट है। ओके। तो बताओ I1 और I2 में कौन पॉजिटिव करंट है? I1 सॉरी जाता जा रहा है, I1 या I2? सर I1, क्यों? I1 अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर मैं हाथों को कर्ल करूं तो मेरा थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी I1 मेरा पॉजिटिव करंट है तो I2 नेगेटिव करंट है। समझ में आया जी। अगर ये मान लो किताब का प्रॉब्लम होता, सुनो, और तुम्हारे पास सिर्फ I2 रहता, किताब का प्रॉब्लम, सुनो, और तुम्हारे पास सिर्फ I2 रहता, तब तुम क्या करते, I2 बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो थंब को बाहर की तरफ लेके ऐसा करते, तो हम लूप को उल्टा कर देते, ठीक है ना। सो लूप की डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन इस तरह से चुनो कि बाहर आने वाला करंट हमेशा पॉजिटिव हो, या जो भी करंट फ्लो कर रहा है बाहर या अंदर वो पॉजिटिव हो। पर सर आपके पास तो दो करंट है, तो इसलिए हमने कहा अपने मन से लूप ले लो, अब दो में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। समझ में आ गया आपको? यस। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें छोटे छोटे करंट, इसमें छोटे छोटे लेंथ वेक्टर्स लेते हैं। देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ वेक्टर ले लिया, जैसे डीएल, डीएल इज अ वेक्टर, ठीक है, ये एक डीएल वेक्टर हो गया, यहाँ पे आप एक डीएल वेक्टर ले सकते हो, यहाँ पे आप डीएल वेक्टर, बहुत सारे डीएल वेक्टर्स ले सकते हैं, छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स, ये सब हमारे वेक्टर्स है, दीज आर ऑल वेक्टर्स, लेंथ वेक्टर्स। समझ में आया? और ये लेंथ वेक्टर्स कैसे हैं, दीज आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर आप लेंथ वेक्टर्स को देखो, हर एक लेंथ वेक्टर कैसा है बेटा, अपने अपने पॉइंट पे टेंजेंशियल नहीं है क्या, टेंजेंशियल है, देखो अपने अपने पॉइंट्स पे, डायरेक्शन देखना है तो कैसा टेंजेंशियल है जी। क्लियर है? अब आते हैं एम्पियर का लॉ पे। तो एम्पियर का लॉ क्या कहता है, ये लेफ्ट पोर्शन मिटा दो बेटा। यस सर। अच्छा, अब करते हैं एम्पियर का लॉ।
अब एम्पियर्स लॉ आपको ऐसे जगह पे क्या कहता है? एम्पियर का लॉ कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, अब बी एक वेक्टर है और डीएल एक वेक्टर है। अब बी क्या है बेटा? बी इज एक्चुअली इस डीएल वेक्टर करंट दौड़ रहा है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस सेम करंट दौड़ रहा है, I1 और I2 कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हुई हमारी, बी नाम की मैग्नेटिक फील्ड है पूरे है ना। दो करंट कैरिंग वायर के लिए कुछ तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होएगा। आप ये नहीं कह सकते हो सर इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल करेगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये करंट और ये करंट की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों अलग अलग करंट हो सकते हैं, तो दोनों के हमारे क्या होंगे, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे पता करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम लेंगे राइट हैंड थंब रूल लेंगे, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लेंगे, जैसे हम लोग राइट हैंड पाम रूल लेते थे, तो उसको हम देखेंगे बाद में। एम्पियर का लॉ कहता है जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका बना, दिस इज अ वेक्टर, so we will do the dot product of two vectors. Dot product of two vectors gives me what? Gives me a scalar. Yes. A dot b is a scalar, A cross b is a vector. So this b dot dl should be equal to mu naught times the current inside the loop. द करंट इनसाइड द लूप, समझ में आया? करंट इनसाइड द लूप, इसका मतलब इंटीग्रल, दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, हाँ याद रहे, इसको एरिया इंटीग्रल मत समझना। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, हमारे केस में क्या होगा, I1 माइनस I2, क्योंकि हमारी I2 नेगेटिव है, I1 पॉजिटिव है, तो दोनों का जो सम होगा वही होगा। समझ में आया? यस। यही चीज जब आप किताब में इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, वो लोग ऐसे लिखेंगे, Ampere's circuital law states that B dot dl is equal to mu naught into I, where I is the current inside the loop। ठीक है, इसको अभी गॉस लॉ के साथ थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। गॉस लॉ कहता था E डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर, E डॉट ds is equal to 1 by epsilon naught times the charge inside the Gaussian surface। याद है गॉस लॉ मैडम जी? गॉस लॉ याद है? सरफेस इंटीग्रल, ये सब लाइन इंटीग्रल होता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता था, 1 by epsilon naught times the charge inside, Q inside, इसको Q inside कहते थे हम। इसमें देखो तो दोनों को मिला के देखो, वो था एप्सिलॉन नॉट, ये है म्यू नॉट, वो था चार्ज इनसाइड, ये है करंट इनसाइड, वो था सरफेस इंटीग्रल, ये है लाइन इंटीग्रल, वो था E डॉट ds, ये है B डॉट dl, बस खत्म। बात समझ में आई? यस। ठीक है, आपके जितने भी सवाल आएंगे आप यहां लिख लो, ऑल क्वेश्चंस सिनारियोज will actually have one current only, एक ही करंट रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा, उस एक ही करंट में आप कैसे डील करोगे, आप वहां लूप को इस तरह से डायरेक्शन दे दो। ये मत कहना कि सर ने कहा था कि लूप को कोई भी डायरेक्शन, उस वक्त जो भी करंट है, अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, जो भी है, करंट की दिशा में आप थंब को फिक्स कर लो और फिर हाथों को घुमाओ, जैसा हाथ घूम रहा है लूप को वैसे घुमाना है। इतना तक कॉपी कर लीजिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ, B डॉट dl सुंदर से। जैसे हम लोग गॉस लॉ में पढ़ते थे, गॉस लॉ इज ऑलवेज करेक्ट बट गॉस लॉज इंप्लीकेशन एवरी टाइम मे नॉट बी बेनिफिशियल। उसी तरह एम्पियर्स लॉ में भी ऐसा ही रहता है, एम्पियर्स लॉ इज ऑलवेज करेक्ट, एम्पियर के लॉ में किसी तरह की खराबी नहीं है। तो सर खराबी किस चीज में है? खराबी ये है कि क्या आप हर वक्त एम्पियर के लॉ को अप्लाई कर पाएंगे, वो बात है। तो एम्पियर के लॉ को अप्लाई करने के लिए ये B डॉट dl इंटीग्रल आसान होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो B डॉट dl है ना, B डॉट dl का कितना, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बताइए बेटो। A डॉट B क्या होता है? A B cos थीटा। cos थीटा।
तो वो सॉल्व करना आसान करने के लिए थीटा क्या होने से आसान होता है, थीटा को 90 कर दो तो cos 90 इज इक्वल टू 1, नहीं cos 90 इज इक्वल टू 0, या फिर थीटा को 0 कर दो, थीटा को 180 कर दो, 0 करो तो b डॉट dl में cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। थीटा को अगर आप 180 करोगे तो cos थीटा की वैल्यू -1 होती है। आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड माइनस में आएगा, अरे हम तो यहाँ पे सिर्फ निकाल रहे हैं क्या चीज, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता है। तो हमें इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस रहते हैं, किन कंडीशंस में हम ACL को अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशंस वेयर ACL इज हेल्पफुल। ऐसा नहीं कि ACL रॉन्ग है, ACL इज 100% करेक्ट, लेकिन इस ACL को बाद में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट किया जाएगा, मैक्सवेल वो एडजस्टमेंट करेगा इसमें। So conditions where ACL is helpful. ACL is universally true, but every time it may not help you in finding what you are trying to find. So for ACL to be fruitful, याद रखिए कि B जो है नंबर 1, B is either magnetic field is either tangential, either नहीं बोलेंगे, magnetic field is tangential, non-zero और कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू लेंथ एलिमेंट, टेंजेंशियल टू लेंथ एलिमेंट। अच्छा सोचो, लेंथ एलिमेंट के साथ टेंजेंशियल का मतलब क्या है, अब यहां पे ध्यान दो। लेंथ एलिमेंट ये डीएल जो है ना बेटा, ये सब छोटा छोटा, ये डीएल कैसा है, इतना सा पोर्शन है। इस डीएल के साथ मैग्नेटिक फील्ड को बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इस साइड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हो। समझ में आ रहा है, टेंजेंशियल। ऐसा क्यों करने को बोला, ऐसा इसलिए कि इस पॉइंट, इस डीएल का अगर हम वेक्टर देखें तो ये डीएल कैसा दिखेगा आपको, ये डीएल इस साइड दिखेगा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। हाँ जी। क्या हो गया, कुछ डिस्टर्ब हो गया? नहीं सर। तो यहां पे क्या है, डीएल और इस बी के बीच में एंगल कितना आएगा, 0। हाँ। ये समझ में आया? यस यस। और डिड यू लूज दिस पार्ट, shall I repeat again? नो सर, अंडरस्टूड। और अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री है। दोनों ही केस में cos 0 शुड बी आइदर 1 और cos 180 शुड बी -1। यस। ठीक है, तो हमारा पहला क्लॉज होता है मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, नॉन जीरो, कोई एक वैल्यू होना चाहिए, और कांस्टेंट। कांस्टेंट किस लिए बोलते हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, आप इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो अगर कांस्टेंट है तो। यस। क्लियर? ये टेंजेंशियल हो, नॉन जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो। या फिर एक और ऑप्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू डीएल वेक्टर। नॉर्मल का मतलब कैसा है, डीएल अगर इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे आ रहा है, ऐसे केस में cos 90 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट पूरा अपना 0 हो जाएगा, b डॉट डीएल 0 हो जाएगा। ओके। और अगर b डॉट डीएल 0 हो गया तो आप क्या बोलोगे, सोचो, b अगर 0 है, डीएल 0 है क्या, डीएल कभी 0 नहीं होता है, डीएल तो रहेगा, म्यू नॉट कभी 0 नहीं होता है, इसका मतलब आई 0 है, आई करंट इज 0। ओके। और ये मैंने कौन सी नई बात कह दी, करंट नहीं है तो मैग्नेट कहां से पैदा होगा? अगर करंट मींस नेट करंट, जैसे ऐसे सिनेरियो में नेट करंट नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। एम्पियर का लॉ, सेम चीज ही तो हम बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चा? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो एंड कांस्टेंट हो। टेंजेंशियल होने से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी। नॉर्मल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। दोनों ही केस में आसान हो जाता है। और एक थर्ड रीजन है, थर्ड हम कहते हैं कि बी वैनिशेस कंप्लीटली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वैनिशेस कंप्लीटली। ऐसा सिनेरियो कम देखने को मिलता है, बी वैनिशेस कंप्लीटली, तब भी आसान है।
I0 हो गया हमारा। जी। तो जरा दोहराएं फटाक से कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ छूटा तो नहीं, जरा चेक कर लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एक ऑल्टरनेटिव है आपको मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। जब कोई करंट कैरिंग वायर के पास किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे, इसके लिए करना क्या है, अपने निर्धारित पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट में आप क्या कीजिए, आप वहां पे एक एम्पियर्स लूप बनाइए ताकि लूप उस पॉइंट से पास करे और उस करंट कैरिंग वायर के साथ इक्विडिस्टेंट हो, सिमेट्रिक होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल लेट दैट लूप बी सिमेट्रिक। तो उस लूप को सिमेट्रिक करने के बाद हम कहते हैं कि लूप में एक डायरेक्शन दीजिए इस तरह से कि अंदर का जो करंट है वो पॉजिटिव बने। यहां तो आपने 2 दिया, तो हमने पहले लूप को डायरेक्शन दिया, फिर दोनों करंट को डायरेक्शन असाइन किया। और अगर एक ही करंट रहता तो करंट अगर अंदर जा रहा है तो हम थंब को अंदर करेंगे, बाहर जा रहा है तो हम थंब को बाहर करेंगे और उस हिसाब से लूप को डायरेक्शन देंगे। लूप के डायरेक्शन में हमारा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लूप जैसे घूम रहा है वैसे डीएल लेंथ एलिमेंट है, लेंथ सरफेस नहीं है, एरिया नहीं है। और फिर बी आएगा, तो इसका लॉ रहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। और जब आप बी डॉट डीएल करते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि ये लॉ तब एप्लीकेबल अच्छा होता है, लॉ तो लॉ है, हमेशा करेक्ट है, जब बी टेंजेंशियल हो। टेंजेंशियल का मतलब डीएल के साथ या तो 0 या फिर 90 डिग्री 180 डिग्री बनाए, या फिर बी ऐसे नॉर्मल हो 0 बना ले, या फिर बी हो ही नहीं। ऐसे सिनारियो में एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना हमारे लिए आसान होता है। जी। समझ में आया? यस। ठीक है, ओके, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कुछ सिनारियोज देखते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिक जितना सिनारियो हो उतना ही अच्छा है। इन सब के साथ एक और चीज याद रखिएगा, सिमेट्रिक होने से उतना ही अच्छा है। सिमेट्रिक पूरा गॉस लॉ के साथ कंपेयर करके चलेंगे। गॉस लॉ में हमने एक और चीज कंपेयर किया था। गॉस लॉ में हमने कंपेयर किया था कि सर अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है और गॉसियन सरफेस के बाहर भी चार्ज है, तुम्हें ये सिनारियो याद है कि नहीं पता नहीं, हमने गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज लिया था, गॉसियन सरफेस के बाहर भी चार्ज लिया था। कुछ याद आ रहा है? जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, स्फीयर, इसके अंदर चार्ज है Q, इसके बाहर भी एक चार्ज है Q1। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू बोथ द चार्जेस। जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्जेस अपना दबदबा रखेगा। जाहिर सी बात है, ये अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये भी तो करेगा। सो यू कैनॉट लीव आउट एनी वन। दैट इज गॉस लॉ के जो इस ई को आप कैलकुलेट करते हो ना, इस ई में ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब आप क्यू नॉट इनसाइड को देखते हो तब सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल है। यस। ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा था। अब यही चीज एम्पियर सर्किटल लॉ में भी देखेंगे। मिटाएं बच्चा? यस। चलिए आइए एम्पियर सर्किटल लॉ में देखते हैं इसका क्या प्रकोप है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले एम्पियर का सर्किटल लॉ लिखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये हमारी होती है म्यू नॉट इंटू आई, और ये आई है इनसाइड वाली करंट। क्या यहां तक आप खुश? समझ में आया आपको? यस। अब मान लो हमारे पास ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है जहां ये है हमारी एम्पियर्स लूप। ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन को गोली मारिए। यहाँ पे एक करंट बाहर अंदर जा रहा है, यहाँ पे एक करंट बाहर आ रहा है, इसे मैंने I1 ले लिया, इसे मैंने I2 ले लिया, और यहाँ 2 और करंट है I3, ये भी अंदर जा रही है, एक और करंट है I4। अब सवाल आता है ऐसे सिनारियो पे सर क्या करेंगे? तो भाई साहब ऐसे सिनारियो में ऐसा होगा कि ये जो B है ना, अगर आप B को इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये B को इन्फ्लुएंस ये लोग सब करेगा। ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि ऑस्टर्ड ने हमें बताया था करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो इफ यू हैव अ करंट कैरिंग वायर यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम मैग्नेटाइजेशन, दैट विल हैपन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट करंट इनसाइड, एट दैट टाइम the algebraic sum of these two, so basically what will be influencing you? I1 minus I2 will be influencing you.
Yes. Yes. दिस मच इज अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, बहुत ही आसान है। और अब एम्पियर सर्किटल लॉ को हम अप्लाई करेंगे हमारे कोर्स में। रिकॉल नाउ व्हाट डिड यू डू इन बायट-सावर्ट लॉ? बेटा बायट-सावर्ट लॉ में हमने किया था सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एंड वी ट्राइड टू फाइंड इट एट द सेंटर एंड एज वेल एज एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। In earlier courses, we also had something which was called infinite current carrying wire, बायट-सावर्ट लॉ में, और कोरोना के बाद से उसको निकाल दिया है और उसको डाल दिया है एम्पियर सर्किटल लॉ में। मतलब नाउ संजीवनी विल बी डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ, Okay. not बायट-सावर्ट लॉ। Earlier we had बायट-सावर्ट law, but now we will be doing it in the method of एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, Yes. Yes. चलो अब उसको करने की हम कोशिश करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। आ जाओ, ठीक है। सो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड due to an infinite current carrying wire, चेक करते हैं इसमें, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट थ्रू यूजिंग ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, जी। ऐसे लिख के रख लो इस चीज को। जब हम पहले बायट-सावर्ट लॉ से करते थे, जो कि आपको करना तो है नहीं, इसी को अगर आप बायट-सावर्ट लॉ से करते हो तो इसकी वैल्यू आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाई 4πr। यही हमें अचीव करना है। जैसे उसमें आपने देखा था ना मोनी बाई 2R, तो इसमें आता है म्यू नॉट 2I बाई 4πr। यही लाना है हमें। ठीक है जी। मैडम जी, समझ में आया आपको? Yes. Yes. आइए, तो सबसे पहले लेते हैं एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये हो गई हमारी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। करंट इसमें जा रहा है, इतनी लंबी है कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये वायर है, और ये हमारा वायर एक करंट कैरी कर रहा है, जो करंट है I करंट कैरी कर रहा है। ठीक है जी। और निकालना कहाँ है आपको? निकालना है आपको एक पॉइंट P पे। ये हमारी P पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट पे हमें डिटरमाइन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो यहां से P पॉइंट की एक दूरी ले लेते हैं, और P पॉइंट की दूरी कितनी ले लें? यहां से P पॉइंट की दूरी ले लेते हैं R। दिस इज दैट R, बेसिकली R वेक्टर। जी। समझ में आया बेटा? Yes. अब जरा डायग्राम को अपना नजरिया बदलो और थोड़ा सा हंस के क्या देखना है, टॉप व्यू एनालिसिस करना है। टॉप व्यू का मतलब क्या है? टॉप व्यू का मतलब है संजीवनी ऊपर से देखेगी, इसको ऊपर से देखेगी, और हमारा जो बेटा देख, तो ये कलर नजर आता है कि नहीं आपको? दूसरे बच्चों ने तो कहा नजर आता है। ग्रीन आपको नजर आता है कि नहीं? आप देखिए, तो हम जो एम्पियर का लूप लेंगे ना, वो ऐसा एक लूप लेंगे। नजर आ रहा है ग्रीन Okay. आपको? हाँ हाँ सर। नजर आ रहा है ना ग्रीन? हाँ हाँ, ₹1,00,000 का कैमरा है भाई, नजर नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? है ना? तो ऊपर से संजीवनी क्या देख रही है, जरा देखते हैं। ठीक है, संजीवनी ऊपर से कुछ ऐसा देख रही है। जरा देखो तो, ये जो ग्रीन लूप मैंने बनाया, इसको टॉप व्यू, बेटा टॉप व्यू तो समझते हो ना, डिजाइनिंग के बच्चे हो तो क्यों नहीं समझोगे? Yes. टॉप व्यू से देख रहे हो तो ऐसे देख रहे हो। ये है हमारा एम्पियर का लूप। समझ में आया? Yes. अब मुझे बताओ करंट कैसा दिख रहा है आपको? टॉप से देख रहे हो, देखो अभी हम ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, और वायर ऐसे, करंट जमीन से ऊपर आ रहा है, जमीन से ऊपर आ रहा है, ऊपर की तरफ। हाँ, सो इट इज हमारी कमिंग तरफ आउट, आते हुए दिखेगा। सो इट इज कमिंग आउट। तो क्या आप करंट को ऐसे नहीं देखोगे? ये सिंबल दे दो करंट का, करंट इज कमिंग आउट। हाँ। Yes. क्लियर है? Yes. ठीक है,
और ये ऊपर से देखते देखते मैडम जी को पी पॉइंट भी नजर आनी चाहिए, और यो मैडम जी को पी पॉइंट नजर आ गई, देखो पी पॉइंट भी नजर आ गई Yes, भाई sir. साहब, ठीक है, मजा आ रहा है। और यहां से आर की दूरी भी आपको नजर आ गई, ये आपकी आर है दूरी पे, वेक्टर की तरह से देखे तो ये आर दूरी पे है। अब एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर भाई साहब ने कहा कि असाइन अ लूप on the point on which you want to evaluate magnetic field, sir, I have assigned, and that loop should be as far as possible symmetric. Symmetric on what? On the current carrying wire, sir, it is symmetric. Now you have to assign a direction to the loop. बताओ संजीवनी, लूप का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? लूप का डायरेक्शन इस तरह से दोगे ताकि करंट पॉजिटिव लगे। Anti-clockwise. हाँ, तो हमें ऐसे करना है। वाह, आज लग रहा है दिमाग बड़ा सेट है तुम्हारा। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये लूप का डायरेक्शन हो गया। जी. ठीक है बच्चा, Yes. यानी कि यहां बहुत सारे छोटे छोटे आपने डीएल सोचे, डीएल डीएल, पता नहीं इस फ्लोर में ना बड़ा आवाज होते रहता है क्या, कुछ बहुत सारे डीएल आपको सोचने हैं, और इन डीएल्स को आपने सोच लिया, राइट? Yes. इज दैट फाइन? Yes, sir. अच्छा, अब इन डीएल और यहां पे क्या करंट जा रहा है बेटा, आई करंट जा रहा है, इतना क्लियर हो गए? Yes. अगर डीएल और आई करंट जा रहा है तो आपको लगता नहीं कि मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है, बी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो चुका है हमारा। जी सर। सोच के देखो, बी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है हमारा। हाँ जी सर। एंड बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा सर? करंट ही कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। यस। अब मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन देते हैं, आ जाओ। तो जरा स्टेप्स याद कर लो। नंबर 1 आपने क्या किया, आपने एम्पियर का लूप बनाया, एम्पियर्स लूप। एम्पियर का लूप देने के बाद आपने क्या किया, लूप को डायरेक्शन दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप तीसरा क्या कर रहे हो, आप बी का डायरेक्शन थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, बी का डायरेक्शन। और इसके लिए क्या यूज करोगे, राइट हैंड पाम रूल, RHPL, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, जैसे करंट आ रहा है वैसे थंब को रखिए और फिर आपके कर्ल्स जैसे चांटे मारते हैं कर्ल करने पे, वही बी का डायरेक्शन होता है। बेटा डीएल वेक्टर्स को ऐसे बना दे तो कोई गलती कर रहा हूं क्या? देखो तो ऐसे टेंजेंशियल बनाओ तो, क्योंकि लूप तो ऐसे घूम रहा है ना, डीएल ठीक है। यस। और राइट हैंड पाम रूल लगा के मुझे जरा बोल तो मैग्नेटाइजेशन कैसा आएगा। राइट हैंड पाम रूल याद है कि नहीं? हाँ सर, एक सेकंड। करंट नहीं, अपने कॉपी को देख के बोलो करंट कैसे आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है कि टेबल के नीचे जा रहा है करंट? करंट मेरी तरफ आ रहा है। तुम्हारी तरफ आ रहा है तो थंब को तुम्हारी तरफ करो। यस। और चांटे मारो, चांटे, चुचुक, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमारे बी इसके साथ टेंजेंशियल हो के आ रहे हैं? जी। यानी कि बी और इसके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको, जरा फिगर देख के बताओ तो। थीटा की वैल्यू कितनी हुई, बी डॉट डीएल करेंगे तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। ये थीटा की एंगल कितनी मिली, लिखूं मैं? 0। बहुत अच्छा, इस बार का नोबेल प्राइज तुम्हें मिलेगा, 0 डिग्री। इसका मतलब कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, तो लगा दें एम्पियर सर्किटल लॉ। जी। तो आइए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइए। इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई करंट अंदर दौड़ रहा है, जी। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है ना नीचे? हाँ, अभी भी बहुत जगह है। जी सर। हाँ, तो बी को बाहर कर दूं क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, और लाइन इंटीग्रल डीएल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। जी। और इसको डीएल वेक्टर नहीं रखता हूं, चलो एक स्टेप मैंने जंप किया। इसका अगला स्टेप ऐसा होगा, इंटीग्रल बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
और Yes, sir. B इज इक्वल टू इंटीग्रल L ऑफ dl। क्लियर? जी। अब देखो कितना जल्दी आ जाएगा। अच्छा, dl एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे लूप में तो हमें कितना मिलेगा वैल्यू? Circumference of the 2 pi r। 2 पाई आर मिलेगा। देखो तो सब आता है तुमको। इसका मतलब b इंटू 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर? जी। इसका जी। मतलब b की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। सर मैच ही नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे ये लिखे हो, यहाँ पे ये लिखे हो, तो हम कहते 2 हैं pi r आएगा ना? नजर में कमी है तुम लोगों की। तो म्यू नॉट 2 आई करें और नीचे 4 पाई आर कर दे तो अच्छा हो जाएगा। सर अच्छा सर, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ b is equal to divide by 2r लिख दें इंस्टेड ऑफ 2 pi r। हाँ, तो इसको ऐसा क्यों किया? इसलिए कि इसका वैल्यू हमको पता होता है 10 टू दी पावर -7। ओके। समझ में आया मैडम? जी। एक बार इस चीज को ठंडे दिमाग से कॉपी कीजिए, देखिए बोर्ड को, खुद लिखिए और देखिए आपने समझा है कि नहीं। हमने निकालने की कोशिश की मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कितने सिनारियोस पे निकालते हैं सर? 2 सिनारियो पे निकालते हैं। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर लेते हैं, पर उसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालते हैं। और एक और निकालते हैं सर सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर कॉइल, वहां बायट-सावर्ट लॉ को यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने पहले कोर्स में कराते थे तो बायट-सावर्ट लॉ से आता था म्यू नॉट 2 आई बाई 4 पाई आर। हमने उसी चीज को एम्पियर्स के लॉ से निकाला। पहले हमने क्या लिया? हमने लिया एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, जिससे आई करंट दौड़ रही है। पी पॉइंट जो कि आर की दूरी पे है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की, उसमें एम्पियर का लूप डाला और टॉप व्यू से देखने की कोशिश की। फिर इस करंट को पॉजिटिव बनाना है, ये याद रखिए, ये करंट को आपको पॉजिटिव बनाना है, यानी कि थंब इसके डायरेक्शन में। तो ऐसे कर्ल हुआ। कैसे कर्ल हुआ? ऐसे कर्ल हुआ। तो लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जैसे ही लूप के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ब्लू एरोज ने डीएल एलिमेंट को दिखाना शुरू कर दिया। फिर हमने बी को जानने के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाया। ये हमारा करंट ट्विचुक, ये हमारा करंट ट्विचुक, ये हमारा करंट ट्विचुक। तो हमें करंट एलिमेंट, हमें लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिला? दोनों हमें टेंजेंशियल मिले। इसका मतलब दोनों टेंजेंशियल टू द एम्पियर्स लूप। दैट मींस बोथ आर हैविंग एन एंगल ऑफ व्हाट? 0 डिग्री बिटवीन ईच अदर। जी। ठीक है? क्या कुछ दूसरा चिंता घूम रहा है क्या सर पे? नहीं सर। पैरेलल यूनिवर्स में भी हो? नहीं, यही हो ना? नहीं। अच्छा, कितने उंगली है बताओ सर? 4। हाँ चलो, जगह हो इसका मतलब। ठीक है, तो ये निकालने के बाद हमें क्या आ गया? हमें बी का डायरेक्शन मिल गया, यानी कि थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1, यानी कि कॉस 0 1। बस इसके बाद एम्पियर का लॉ निकाल के बी को बाहर किया और डीएल को इंटीग्रेट किया। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? एक तो सरकमफ्रेंस मिलेगा। तो 2 पाई आर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया ताकि म्यू नॉट बाई 2 पाई बना रहे। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे पाई छूट गया था। ठीक है, अब ठीक है, राइट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में भी एक तरह का डिराइवेशन आ जाएगा आपको। आपको याद है गॉस लॉ पे हम एक चीज करते थे। गॉस लॉ फॉर ए चार्ज, थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज लेते थे। जब चार्ज 2 शेल के बीच में रहता था, शेल इनसाइड ए शेल, तो हम कहते थे बाहर से आने से ऑल द चार्जेस आर सॉर्ट एज which is concentrated in the center, और अंदर वाले गॉसियन सरफेस लेने से 0 आता था। देखो गॉसियन सरफेस के 3 ही चीज हम पढ़ते हैं, गॉसियन सरफेस ड्यू टू अ प्लेट, गॉसियन सरफेस ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर एंड गॉसियन सरफेस ड्यू टू अ वायर। ये 3 ही हम पढ़ते हैं। और स्फीयर में बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। गॉसियन सरफेस क्या होता था मैं पहले तुम्हें बता देता हूं तो तुम्हें डिराइवेशन इजी आएगा। ये हमारा एक स्फीयर है बेटा, और इस स्फीयर में सरफेस में चार्ज होता था। गॉस लॉ में याद है, सरफेस में चार्ज है। You were asked to find out the electric field at a point inside the sphere
एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर के लिए तुम क्या करोगे, यहां पे गॉसियन सरफेस ले लोगे। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। तो इनसाइड के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना? जीरो आएगा, जीरो। Yes. और बाहर के लिए क्या आएगा? बाहर के लिए हम ऐसा सोचते हैं, इट इज एज्यूम्ड एज इफ ऑल द चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, सो E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बिग Q बाई R स्क्वायर। जी। ठीक है, आइए उसी कॉन्सेप्ट को अभी इसमें लगाते हैं। तो कैसा रहेगा अभी हमारा एक वायर रहेगा और एक सिलिंड्रिकल वायर रहते हैं। आ जाओ, मिटाएं इसको। हाँ जी सर। ये आज की लास्ट कहानी। अच्छा मैडम, शनिवार स्कूल है कि नहीं है? नहीं है। बस सुबह बैठ जाना फिर। यस सर। और शनिवार को आपको बिठाएंगे, सैटरडे विल सिट लिटिल बिट अर्ली। हाँ, विल सिट एट अराउंड व्हाट यू कॉल, हम 7:30 बैठेंगे बेटा। ओके। ओके, नहीं तो 7:30 7:45 बैठ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। 7:45 वी विल सिट। यस। ठीक है, मिटाएं इसको, इस पार्ट को। जी। आओ, अब हम लास्ट वाला एक करेंगे और इसको करने के बाद एम्पियर की भी लॉ हो जाएगी खत्म। उसके बाद करंट बिटवीन टू वायर्स जैसा करना है। इस बार हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। अब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, और लॉन्ग कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। infinitely long cylindrical wire carrying current on its surface, carrying current on its surface। ठीक है, carrying current on its surface both at point inside and outside the cylinder, both at points inside and outside the cylinder at a distance r। थक गया हूं इसलिए हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, डोंट माइंड है। एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर at a point inside and outside the cylinder and at a distance r। तो डायग्राम इसकी कैसी होगी? डायग्राम तो सर ऐसा है ना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर पहले बनाया जाए। आइए, जितना सुस्ती करेंगे उतना सुस्ती शरीर में आएगा। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर बनाते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, समझ में आया? और इस वायर को एक एक्सिस भी दे देते हैं। ये समझ में आया ना? पाइप जैसा है बेटा, एक वायर करंट कैरिंग पाइप है। सिलिंड्रिकल वायर मतलब पानी के पाइप में करंट जा रहा है अभी, वैसा सोच लो। और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये उसका एक्सिस है। क्लियर? तलवार को म्यान में घुसाइए पहले, मेंटेनेंस बहुत जरूरी चीज होती है लाइफ में। हाँ, चलिए आइए, अब क्या करेंगे बेटा इसमें? हमें तो इनफाइनाइट है, हम एक सेक्शन ले लेते हैं। इसका सेक्शन कैसा लेंगे? मान लो इतना सा सेक्शन में काम कर रहे हैं।
आप समझ में आ रहा है, ये आपका सिलिंड्रिकल वायर हो गया, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल वायर में क्या हो रहा है बेटा, करंट दौड़ रहा है, तो करंट को दौड़ाते हैं इसमें। आइए, करंट हमारा कुछ ऐसे दौड़ रहा है, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है आई, यहाँ पे भी करंट दौड़ रहा है आई। डोंट थिंक दैट दे आर टू डिफरेंट आई, मतलब पूरे पाइप के सरफेस में करंट दौड़ रहा जी है, जी हाँ सर। ठीक है। और ये जो दूरी है ना, ये पाइप का रेडियस है आर, तो इसको जरा चेंज करके कर दो एट ए डिस्टेंस आर कर दो, ठीक है ना। ये पाइप की दूरी है आर, पाइप की रेडियस है आर। अब बेटू हमें पी पॉइंट लेना है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है एट पॉइंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। तो एक बार इनसाइड में ले लेते हैं, इनसाइड में कहां ले, यहां ले लेते हैं, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। और उसी तरह एक बार आउटसाइड में ले लेते हैं और इसको क्यू पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चा? हाँ जी सर। पी पॉइंट तक की दूरी कितनी है, दोनों को दो अलग अलग एनालिसिस करेंगे। इसको आर लेते हैं और ये भी इस केस में आर है, ठीक है ना। ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड। नहीं, ड्राइंग एक बना लिया, मतलब एक्चुअली दो दो ड्राइंग तो और नहीं बना सकता हूं ना, इनसाइड के लिए एक बनाओ, आउटसाइड के लिए बनाओ, ठीक है। जी। तो इतना समझ लेते हैं, यहां पे इतना समझते हैं कि जब आप इनसाइड वाला केस कर रहे हो संजीवनी, तब आपकी जो आर है ना वो है लेस देन आर, और जब आप आउटसाइड वाला केस कर रहे हो तो आपकी जो आर है वो है ग्रेटर देन आर। क्या ये समझ में आया आपको? जी। ठीक है। आइए, सबसे पहले हम इनसाइड वाले केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गॉस लॉ जैसा है इनसाइड वाले केस को, और इनसाइड वाले केस में भी समथिंग अबाउट इनसाइड आउटसाइड। हाँ, गॉस लॉ में भी इनसाइड आउटसाइड रहता था। अब आप क्या करेंगे फिर से, टॉप व्यू, बिल्कुल 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 छा गए यार। इसमें फिर टॉप व्यू एनालिसिस करते हैं। तो टॉप व्यू एनालिसिस पे हमें क्या दिखेगा, हमें सबसे पहले पाइप दिखेगा। पाइप हमारा ब्लू कलर का था, तो ये है हमारा पाइप, ठीक है। और पॉइंट कहां पे है सर, पॉइंट तो हमने इनसाइड में बनाया है, पॉइंट यहां पे है पी, ये पी पॉइंट है। और सेंटर से पी की दूरी कितनी है सर, सेंटर से पी की दूरी आर है। ये रेडियस कितना है, ये आर है। ये समझ में आया जी। एम्पियर भाई साहब कहते हैं कि आप हमेशा लूप को इसको कंसीडर करके सिलिंड्रिकल लीजिए, ले लिया। अच्छा, जरा देखो करंट कैसा दौड़ रहा है बेटा, करंट सारे ऊपर आ रहे हैं, सारे करंट। अच्छा, यहां ध्यान दो एक बार, देखो हम ऊपर खड़े हैं, हमको नीचे पाइप का गोलू दिख रहा है और करंट हमारी तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम करंट का डायरेक्शन यहां पे करें तो ये सारे करंट हमको कैसे दिखेंगे, ऐसे हमारी तरफ आ रहा है, नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। हाँ जी सर। ऐसा है, मजा आ गया। यस। ये सब करंट है। सर क्या बना रहे हो, डोलो टैबलेट है, ले लो भाई, बुखार नहीं होगा, करंट आ रहा है बाहर, ठीक है जी। और करंट आ रहा है तो जरा, हालांकि जरूरत नहीं फिर भी कर रहा हूं, लूप का डायरेक्शन दो अभी संजीवनी, लूप को डायरेक्शन दो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूप को देंगे, ये लूप को एंटी क्लॉकवाइज देंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका डीएल वेक्टर सब इस साइड में है, डीएल, ये हमारा डीएल है, डीएल वेक्टर, ठीक है। तो लगा दो, बी डॉट डीएल कितना होता है भाई साहब, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। क्या इनसाइड में कोई आई है, जीरो है। हाँ जी। इनसाइड में कोई करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हुई, जीरो हो गई। क्या अभी आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं गॉस लॉ के साथ, स्फीयर वाले कांड के साथ? हाँ, मुझसे भी ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। और भाई साहब आ जाइए, आउटसाइड वाला केस भी कर लेते हैं तब तक। आउटसाइड वाले केस में कैसा दिखेगा सर, पहले पाइप का डायमीटर बनाइए। ये लीजिए, हमने पाइप का डायमीटर बनाया। और पाइपों में सर करंट कैसे आ रहा है, सर पाइपों में करंट तो ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हमारा क्यू पॉइंट कहां पे है सर? क्यू पॉइंट तो इस बार बहुत बाहर है सर, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है। तो एम्पियर ने क्या बोला? एम्पियर ने बोला कि इसको मद्देनजर रख के एक एम्पियर्स लूप बनाइए। बना दिया सर बना दिया, ठीक है। अब एम्पियर के लूप में डायरेक्शन देंगे तो कैसा डायरेक्शन देंगे? फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही देंगे। तो डीएल्स कैसे आ रहे हैं सर? डीएल्स ऐसे हैं, ये डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये हमारे डीएल्स हो गए। क्लियर जी। अगर हमारे डीएल वेक्टर्स ऐसे हैं, राइट, तो मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा होगा इसमें। पी वेक्टर है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, देखो बी जी। और मैग्नेटाइजेशन को देने की कोशिश करो। करंट कैसा है? ऐसा। तो मैग्नेटाइजेशन कैसे जा रहा है? ठुचुक ठुचुक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटाइजेशन भी, है ना। मैग्नेटाइजेशन ऐसे जा रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो फिर लगा दो एम्पियर्स लॉ, एल बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? म्यू नॉट आई इनसाइड, जी। म्यू नॉट आई इनसाइड। जी। तो फिर ये तो वही वाला कांड हुआ जो अभी तक आपने किया। तो बी को बाहर ले आओ और फिर ये हो गया डीएल एल पे, और ये हो गया म्यू नॉट आई इनसाइड है आई, यानी कि बी इंटू 2 पाई आर, छोटा आर, लेकिन ना याद रखिए छोटा आर इस बार। छोटा आर की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई? एडजस्टमेंट करने के बाद आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख सकता हूं, और यहां लिख लो 2i डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रूफ ओनली। यस सर। हाँ। समझ में आया? यस। तो यहां से एक 1 मार्क क्वेश्चन आपको उठा के दे देते हैं और आपको ग्राफ बना के बोलते हैं कि अगर आप यहां पे आर को प्लॉट करो दूरी और मैग्नेटिक फील्ड को लो, तो ये तो सजीव भी कर देगा। मैग्नेट से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा, तो इसका मतलब वो चीज ऐसे घटेगा, है ना। मैग्नेट से जितना जाएंगे उतना धीरे, ठीक है। पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर आपको इस सिनारियो के लिए ये ग्राफ प्लॉट करने बोले तो आप कैसा प्लॉट करेंगे? इस सिनारियो के लिए प्लॉट करना बोलने से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये ग्राफ। थोड़ा 1 मिनट ले लो, तब ग्राफ कैसा होगा? तब ग्राफ ऐसा होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये वो कांड है व्हेन r इज स्मॉलर देन r, then there will be some magnetic field value and which will go on decreasing for r greater than r. Now do you understand? जी। लेस के लिए ऐसा होगा, ग्रेटर के लिए ऐसा होगा। इससे खत्म होती है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ की अध्याय। अभी आप समझ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, बायट-सावर्ट लॉ समझे हैं, फिर बायट-सावर्ट लॉ का इंप्लीकेशन समझे हैं, किसमें? 2 कांड पे। एम्पियर 4 क्लास हो चुका है अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स, वो सब समझेंगे, और फिर लास्ट में चले जाएंगे गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इतना समझ में आ गया बच्चा? यस सर। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगला रंगारंग कार्यक्रम हमारा होगा मैक्सिमा मिनिमा लेके, और शनिवार प्रातः 7:45 पे। तब तक के लिए आप खुश रहें और हम भी खुश रहते हैं, और समाप्त करते हैं इस अध्याय को।